हाँ जी सर, ये जो हमारा चैप्टर है ये है हायर परचेज। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे कि हायर परचेज होता क्या है, ध्यान से समझेंगे, और उसके बाद में इसके फीचर्स देखेंगे। तो ये हायर परचेज क्या होता है, लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं। पहले मैं 50,000 रुपीज की प्लांट एंड मशीनरी का सेलर था, यानी कि मैं एक प्लांट एंड मशीनरी अपने पास एज अ गुड्स रखता था जो कि 50,000 रुपीज की, जिसका कि कैश प्राइस था। कैश प्राइस मतलब आप मेरी दुकान में आइए और मुझसे 50,000 रुपए में ले जाइए। अब भूमिका जी मेरे पास में आती है, कहती हैं सर मैं आपको 10,000 रुपीज तो अभी दे देती हूं, इसको हम कहते हैं डाउन पेमेंट। ठीक है जी, और सर मैं आपको रिमेनिंग 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में दे दूंगी। यानी कि रिमेनिंग इक्वल इंस्टॉलमेंट का मतलब ₹10,000 ईच। तो बताओ, भूमिका ने मुझे टोटल दिए 50,000 रुपीज। अब क्या मैं इसको ये प्लांट एंड मशीनरी बेचना चाहूंगा या फिर ये डील फाइनल करना चाहूंगा? नहीं भाई। सर ऐसा होता है मार्केट में? अच्छा, प्रवीण जी कह रहे हैं, कहते हैं सर ऐसा ही तो होता है मार्केट में, लेते हैं ये मशीनरी। एक चीज जिसको कि मैं वन शॉट पेमेंट में 50,000 का बेच सकता था, मैं जाऊंगा प्रवीण जी की शॉप पे और उसको तोड़ तोड़ करके पैसों में लेकर के आऊंगा, प्रवीण जी मेरे को उतने ही अमाउंट में वो दे देंगे। नहीं मतलब इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। हाँ, बस मैं भी यही कहना चाह रहा था। अब ये बात को समझे, कहते हैं नहीं सर मैं तो ये कहना चाहता था कि इंटरेस्ट अमाउंट लेकर के, यानी कि कुछ तो कंसीडरेशन होना चाहिए ना। देखो हिमांशी भी यही कह रही है। देखो मैं समझाता हूं बातों को कि क्या हो रहा है यहाँ पे। हम कहते हैं अगर आपने मेरे को, मैंने इनको क्या बोला, मैंने कहा भूमिका जी अगर आपने मेरे को पूरे 50,000 रुपए आज दे दिए होते, यानी कि ये 40,000 जो आप नहीं दे रही हैं वो भी आज ही दे दिए होते, तो मैं इसको जाकर के अपने बैंक में डिपॉजिट कर देता और बैंक मुझे इंटरेस्ट देता। तो भूमिका कहती कहती कोई बात नहीं सर, मैं आपको इंटरेस्ट भी दे दूंगी लेकिन मेरे को ये धीरे धीरे पे करने की फैसिलिटी दीजिए। तो ठीक है, तो मैंने बोला ठीक है आपको, अब मेरी स्कीम सुनना, मैंने कहा आपको 10,000 देना पड़ेगा विद इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग अमाउंट। ठीक है ना? तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना था? 40,000 रुपीज। मान लीजिए मेरे इंटरेस्ट का रेट है 10%, तो इसका मतलब आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है? 40,000 रुपीज। तो मेरे इंटरेस्ट का अमाउंट कितना बन गया? 4,000 रुपीज, यानी कि मेरी नेट इंस्टॉलमेंट कितने की बन गई? 14,000 रुपीज। गेटिंग इट? अब नेक्स्ट टाइम भी यही करूंगा, इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग अमाउंट दैट इज ₹30,000, क्योंकि 20,000 तो कम हो चुके हैं 50 में से, तो वो बनेगा 3,000, यानी कि नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने की बनेगी? 13,000 की। और फिर नेक्स्ट टाइम भी सेम ही काम करूंगा, आउटस्टैंडिंग अमाउंट 20,000 बचा, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट 10% 2,000, तो 12,000 प्लस इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग अमाउंट दैट इज 10,000, तो इंटरेस्ट का अमाउंट कितना हो गया? 1,000 रुपीज। तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट हो जाएगी 11,000। तो ये कितना आ गया टोटल, देखना जरा। 60,000 नहीं, 50,000। 50,000 तो नहीं आएगा, 60,000 आना चाहिए। सर ऊपर का डाउन पेमेंट आपने ऊपर लिखा ना? अच्छा हाँ, वो मैंने नहीं लिखा। हाँ ठीक है, वो मैंने अमाउंट नहीं लिखा था, इसको भी आउटर कॉलम में ले आते हैं। 10,000 रुपीज, तो इसको मिला करके ये कितने का पड़ गया? 60,000 रुपए। इसको मैं ना नाम दे देता हूं स्कीम को, हायर परचेज सिस्टम। तो ये मेरा हायर परचेज प्राइस हो गया। इसका मतलब कि क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कैश प्राइस
प्लस इंटरेस्ट ऑन इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू व्हाट, हायर परचेज प्राइस। मानते हो? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? अब कुछ लोग है ना इसको हायर परचेज सिस्टम को इंस्टॉलमेंट सिस्टम मान लेते हैं और वो गलती कर जाते हैं। ये इंस्टॉलमेंट सिस्टम क्या होता है गलत नहीं समझना, इसके बारे में सही चीज ही समझनी है, सही ही पकड़ना है, सही ही पढ़ना है। हायर परचेज सिस्टम क्या है? सबसे पहले हमने धीरे धीरे पैसा पे किया, तो ओनरशिप का राइट भी धीरे धीरे ही आ रहा होगा। यानी कि मैंने डाउन पेमेंट पे की तब ओनरशिप का राइट आया होगा क्या? नहीं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे की तब फुल ओनर बन गया हूँ क्या? नहीं। जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे हो जाएगी ना तब मैं ओनरशिप। और आप लोगों ने देखा होगा ऐसा, आप फाइनेंस पे जब गाड़ी खरीदते हैं ना कहता उठा ले जाते हैं अगर नहीं भरते ना, अभी तो हमने नई नई गाड़ी खरीदी है तो क्या सोच रहे हैं कि हाँ भाई हम क्या नाम है पे करेंगे, तो उसकी आरसी कब आपके हाथ में आती है? जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देते हैं। देखा, आम जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। तो हम कोई नई बात नहीं पढ़ रहे आज, है ना, लॉ में भी पढ़ा था। तो ओनरशिप के राइट तब मिलेंगे, लेकिन इंस्टॉलमेंट सिस्टम के अंदर ऐसा नहीं होता। ओनरशिप के राइट एट द टाइम ऑफ परचेज ही मिल जाते हैं। सर फिर ये क्या है? ये इंस्टॉलमेंट सिस्टम नहीं है, हायर परचेज सिस्टम। ओनरशिप के राइट अलग से मिलते हैं। अभी भी कुछ कंफ्यूजन होगी बच्चों को, मैं और कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। हायर परचेज के अंदर डिफॉल्ट होने पे वेंडर को ये अथॉरिटी है कि वो आए और डायरेक्ट सामान उठा करके ले जाए, जबकि इंस्टॉलमेंट सिस्टम के अंदर ये अथॉरिटी नहीं है उसके पास। क्यों? क्योंकि उसको पहले कोर्ट के पास जाना होगा, कोर्ट से ऑर्डर लेके आना होगा और फिर वो गुड्स का रिपोजिशन कर सकता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ओनरशिप का राइट हायर परचेज में परचेज करने वाले के पास अभी तक नहीं आया था, जब तक वो इंस्टॉलमेंट पे कर रहा था। तो कोई भी सामान उठा करके, कोई भी मतलब वेंडर सामान उठा के ले जा सकता है। लेकिन इंस्टॉलमेंट सिस्टम के अंदर डे वन से आ गया था ओनरशिप का राइट। तो अगर उससे कोई चीज रिपोजेस करनी है ड्यू टू वायलेशन ऑफ सिस्टम, तो हमारे को कोर्ट के पास में जाना होगा पहले, फिर ही काम किया जा सकता है। अब समझ में आ गया कि हायर परचेज सिस्टम इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम इंस्टॉलमेंट सिस्टम। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है जी, चलो अब आगे चलते हैं। चलो एक बार मैं चाहूंगा पहले आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखो, समझो, चीजों को समझते हैं। ये हमने लिख लिया, हमें पता लग गया सर कैश प्राइस के अंदर अगर इंटरेस्ट इंक्लूड कर दें तो वो हायर परचेज प्राइस बन जाता। अच्छा, एक बात तेरे को बताओ कि क्या ये पॉसिबल है कि अगर मैंने आपसे कोई पैसे लेने हैं और मैं ना उसको मांगूं तो आप मुझे दे दें? कोई ऐसा काम होता है कभी? ऐसा कभी नहीं होता। तो पहले अमाउंट ड्यू होते हैं, फिर अमाउंट रिसीव होते हैं। और हायर परचेज का ये जो सिस्टम है, ये एक तरीके से लोन की तरह नहीं लग रहा आप लोगों को? बोलो, लोन की तरह लग रहा है या नहीं लग रहा? बिल्कुल लग रहा है सर। ऐसा दिखाई दे रहा है कि हमने किस्तों पे गाड़ी ली है, इसका मतलब लोन हमारे सिर पे है। तो सर पहले लोन ड्यू होता है, लोन के ऊपर इंटरेस्ट ड्यू होता है, फिर पे होता है। तो हम ना सबसे ऊपर हम ना क्या करेंगे इसको तरीके से, वैसे तो आप लोगों के सामने सारी फिगर्स आ चुकी हैं, लेकिन फिर भी हम इस तरीके से लिखेंगे इसको, कंप्यूटेशन ऑफ, ये हमारा वर्किंग नोट होता है, इंटरेस्ट ऑन इंस्टॉलमेंट एंड हायर परचेज प्राइस ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। अच्छा एक बात बताओ कि क्या कैश प्राइस के ऊपर ओ डाउन पेमेंट के ऊपर इंटरेस्ट लगना चाहिए? नहीं, क्योंकि वो तो इंस्टेंट ही पे हो जाती है, वो तो हमने होल्ड की ही नहीं, वो अमाउंट तो होल्ड ही नहीं किया, तो उस पर नहीं लगना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले यहां लिखता हूं बेटा कैश प्राइस।
कितना था 50,000 रुपीज। इसमें से मैंने माइनस किया डाउन पेमेंट। कैश प्राइस क्यों लिया? क्योंकि मुझे डाउन पेमेंट माइनस करना और उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगता, इसलिए मैं माइनस कर रहा हूं यहां से डाउन पेमेंट को। डाउन पेमेंट था 10,000 रुपीज। तो मेरा पहला आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना था सर 40,000 रुपीज। अब इसके ऊपर है ना पहले इंटरेस्ट ड्यू होगा, तो इंटरेस्ट ड्यू होगा तो लोन का अमाउंट बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा सर। तो क्या मैं इसको ऐड कर दूं? हाँ सर बिल्कुल कर दो। बेटा हर चीज का ना मतलब है, और मैं तुम्हें कॉन्फिडेंस में लेकर के ही काम करूंगा, कोई भी करूंगा, क्योंकि चैप्टर नया है। तो ऐड क्यों कर रहे हैं, लेस क्यों कर रहे हैं, इस चीज का पता होना चाहिए, रट्टे नहीं मारने हमारे को। तो मैं ऐड कर देता हूं यहां पे इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग अमाउंट, दैट इज ₹40,000। तो 40,000 के ऊपर मैंने अपने अभी क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट कितना लिया था 10%। ठीक है सर। और कैश प्राइस मैंने लिया था सर 50,000। अच्छा जी, तो 10% हुआ 4,000 रुपीज, इसको मैंने ऐड कर दिया। अब ये पहुंच गया 44,000 तक इंटरेस्ट के साथ। अब इसमें से माइनस कर देता हूं मैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 10,000 रुपए तो थे ही, प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा, तो 14,000 रुपए हम पे कर देंगे। ये देखो ये वापस से कैश प्राइस पे आ गया। देखो ये इंटरेस्ट ड्यू हुआ और इसके अंदर मिलकर के पे भी हो गया, तो फिर से ये कैश प्राइस पे आ गया ना। कितना आ गया ये सर 30,000। हमारा नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है सर 30,000 रुपीज। अब इसके अंदर फिर से इंटरेस्ट लगेगा अगले साल आउटस्टैंडिंग अमाउंट के ऊपर, तो मैंने फिर से इंटरेस्ट ऐड कर दिया इसके अंदर, जिसकी की वजह से हमारा अमाउंट जो है वो बढ़ जाएगा लोन का। तो 30,000 के ऊपर 10% 3,000 नोट कर लो। साथ के साथ आप लोगों को चीजें तो समझ में आ ही रही होंगी। $33,000 पे ये पहुंच गया, और फिर से हमने इसकी एक इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे कर दी, जो कि थी 10,000 प्लस 3,000, यानी कि 13,000। ओके। अच्छा, अगर नहीं दिख रहा अभी 2 मिनट ठहर जाते हैं, फिर कोई बात नहीं। अब आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना आ गया 20,000। फिर इंटरेस्ट ड्यू हुआ इसलिए ऐड हो गया आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे। 20,000 के ऊपर 10% 2,000 रुपीज, और फिर हमने माइनस कर दिया इसमें से इंस्टॉलमेंट थर्ड, और थर्ड इंस्टॉलमेंट थी 10,000 प्लस 2,000 इंटरेस्ट वाला, यानी कि टोटल 12,000। फिर आउटस्टैंडिंग अमाउंट आ गया 10,000 रुपए, फिर से इसके ऊपर इंटरेस्ट ड्यू हो गया, तो ऐड हो गया क्योंकि इसने हमारे लोन को बढ़ा दिया। इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग अमाउंट 10,000 का 10% 1,000 रुपए, ये बन गया 11,000। और फिर हमने लास्ट इंस्टॉलमेंट पे की, फोर्थ इंस्टॉलमेंट 11,000 रुपए की, 10,000 प्लस 1,000 की, तो ये हमारा अमाउंट आ गया निल। यानी कि चीज अब हमारी हो चुकी है, हायर परचेजर की हो चुकी। ठीक है, ये कैलकुलेशन बना लो जल्दी से। अब देखो हमने एक सिस्टम तो देख लिया, ठीक है। अब मैं ना जर्नल एंट्री बनाऊंगा, हमें ना जर्नल एंट्री सीखनी है।
उससे पहले हमारे को रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट तो मालूम ही है, CLEAR, क्लियर से मैं समझाता हूं फाउंडेशन वालों को। कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंडिचर, एसेट्स और रेवेन्यू या फिर इनकम। कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू जब इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट होते हैं, डिक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं। और एसेट और एक्सपेंडिचर जब इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं और डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट होते हैं। सिंपल है, मॉडर्न अप्रोच। अब हमें वो गाना नहीं गाना, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, ठीक है ना, पहले करते थे ना ऐसे। अच्छा देखो, तो ये हमारे रूल्स है, ठीक है सर, ये तो सबको मालूम, इस लेवल पे, इंटर लेवल पे सबको मालूम होते। अब सर इन्हीं रूल्स को ध्यान में रखते हुए हम जर्नल एंट्री फॉर्म करेंगे और मैं आपसे पूछूंगा कि ऐसा हो रहा है, आपको समझ में आया? देखो, सबसे पहली एंट्री हम किसकी एंट्री, किसके बुक्स में बना रहे हैं? ये हम बना रहे हैं इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर, इन द बुक्स ऑफ, सॉरी, हायर परचेजर, परचेजर कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? हायर वेंडर अकाउंट। यानी कि ये पर्सन था, ये सेलर था, सेलर को हम क्या कहते हैं जी? वेंडर। और ये परचेजर था, परचेजर को परचेजर ही कहते हैं। तो हम परचेजर की बुक्स ऑफ अकाउंट में वेंडर की अकाउंट को बना रहे हैं। बात समझ में आई? अब ये इस कस्टमर का क्या लगता था? क्रेडिटर, मानते हो? ये जो सेलर है, ये परचेजर का क्या लगता था सर? क्रेडिटर, यानी कि लायबिलिटी। अच्छा, और इसने इसको क्या दिया? प्लांट एंड मशीनरी दी। नॉर्मली जब हम प्लांट एंड मशीनरी को क्रेडिट पे खरीदते हैं तो हमारी क्या जर्नल एंट्री होती है? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर फॉर प्लांट एंड मशीन, है ना? ये तो सभी को मालूम है। अब ना हमारे रूल्स ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं कि आपका ना डिस्क्लोजर होना बहुत जरूरी है किसी भी चीज का। अगर मैं यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी लिख रहा हूं ना इस मशीनरी के लिए, तो ऐसा लग रहा है जैसे ये मेरी अथॉरिटी के अंदर है, यानी कि मैं ही इसका ओनर हूं, जबकि सच्चाई तो ये नहीं। तो क्या करें? इसके लिए एक अकाउंट ओपन कर लेते हैं, मशीनरी ऑन हायर परचेज। ठीक है जी, इसको एक नाम दे देते हैं प्यारा सा, मशीनरी ऑन हायर परचेज। तो मैंने यहां क्या लिख दिया पहली एंट्री में? फॉर परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ऑन हायर, क्या एंट्री बन जाएगी? प्लांट एंड मशीनरी ऑन हायर अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिटर की जगह लिखेंगे हायर वेंडर अकाउंट। ठीक है ना? ठीक है कि नहीं है? बोलो। लायबिलिटी बढ़ गई, क्या? हायर लिख देंगे। ठीक है जी। अगर वेंडर का नाम दिया तो वेंडर का नाम, अगर वेंडर का नाम दिया हुआ है तो वेंडर का नाम लिख देंगे। हाँ, अब देखो तुम्हारे को दिखाई दे रहा है प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। बिल्कुल सही है, ठीक है ना? और यहां पे हम नरेशन लिख देंगे नीचे, बीइंग प्लांट एंड मशीनरी परचेज ऑन हायर सिस्टम। सिंपल। बताओ, ये तो हमें पहले से आती थी, इसमें नया क्या है? अब देखो, कुछ डाउन पेमेंट करूंगा तो लायबिलिटी कम हो जाएगी,
और कैश भी कम हो जाएगा, यहाँ बैंक कम हो जाएगा। बैंक कम होता है तो क्रेडिट हो जाता है, लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट हो जाती है। तो हमारी लाइबिलिटी का नाम क्या है? हायर वेंडर। तो हम क्या लिखेंगे? हायर, अच्छा ये पहले लिखो इसको, फॉर डाउन पेमेंट, एंट्री फॉर डाउन पेमेंट, एंट्री फॉर डाउन पेमेंट इंस्टेंटली करते हैं ना। तो एंट्री क्या बन जाएगी हमारे पास में? हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है ना? अब प्रीवियस जो हमारा एग्जाम्पल था उसी को बेस लेते हैं। क्या मैं यहाँ पे 5 लाख रुपए लिख सकता हूं? अच्छा हाँ, 50,000, तो सॉरी, 50,000 रुपए लिख देता हूं। और यहां पे 10,000 लिख देता हूं जो मैंने पेमेंट की थी, और लिख देता हूं बीइंग डाउन पेमेंट पेड टू वेंडर। ठीक है, आसान है ये तो। आगे चलते हैं, थर्ड एंट्री। अब साल खत्म होगा और आउटस्टैंडिंग अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट ड्यू होगा। दो चीजें इफेक्ट होंगी, एक तो इंटरेस्ट और दूसरा हायर वेंडर। क्यों? डेट को ध्यान रखना है। हाँ, डेट को ध्यान रखना है, लेकिन अभी मैंने ना डेट डाली नहीं ना, प्रॉपर क्वेश्चन करेंगे तब करेंगे। अभी तो मैं चीजें सिखा रहा हूं बस, ताकि तुम लोगों को कंफर्टेबल फील हो। तो हम क्या कहते हैं? इंटरेस्ट एक तरीके का एक्सपेंस है परचेजर के लिए, और हायर वेंडर क्या है? एक लाइबिलिटी है। अब इंटरेस्ट ड्यू होगा तो लाइबिलिटी इंक्रीज होगी और एक्सपेंस भी इंक्रीज होगा। एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो क्या हो जाता है? डेबिट। लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाती है तो क्रेडिट। बन गई जनरल एंट्री। आओ जी, ये लिख देते हैं हम, एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग अमाउंट। तो हमारी जनरल एंट्री क्या बन जाएगी? इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज अकाउंट डेबिट, या फिर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी कर दो, उसका नाम पूरा हायर परचेज ही। ठीक है जी, ओके। इवन जो सेलर होता है ना, वो भी हायर परचेज सिस्टम ही कहता है इसको, हायर सेल सिस्टम नहीं कहता। जो वेंडर होता है ना, जो सेल करता है, वो भी हायर परचेज सिस्टम ही कहता है इसको। अच्छा, आओ, इसमें हमने कितने का इंटरेस्ट ड्यू किया था? पहला इंटरेस्ट अगर तुम्हें याद हो तो बताओ। 4,000 रुपीज। और यहां पे हमने नरेशन लिख देनी है, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू ऑन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। ठीक है जी। अच्छा सर, अब सोचो हम क्या करेंगे? हम पेमेंट करेंगे फिर से, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की पे करेंगे। तो एंट्री फॉर इंस्टॉलमेंट, क्या एंट्री बन जाएगी? देखो, दो चीजें इफेक्ट होगी, एक तो हायर वेंडर और दूसरा बैंक, जस्ट लाइक डाउन पेमेंट। तो वेंडर यानी कि लाइबिलिटी कम हो जाएगी, लाइबिलिटी कम होती है डेबिट हो जाती है, बैंक कम हो जाता है क्रेडिट हो जाता है। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी? हायर वेंडर अकाउंट डेबिट
टू बैंक अकाउंट। भाई जब जब हम उसे पैसा देंगे हमारी लाइबिलिटी कम होगी और बैंक भी कम होगा। अब ये अलॉन्ग विद इंटरेस्ट था, कितना 14,000। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, 1 मिनट के लिए मुझे आपसे एक क्वेश्चन करना है। पहले जरा यहां पे नरेशन लिख देते हैं। बीइंग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड। हाँ जी, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पुट अप करना चाहता हूं, ध्यान से सुनना सभी से। भाई हमने ड्यू तो किया था केवल इंटरेस्ट और पे कर दिया 14,000 यानी कि इंस्टॉलमेंट के साथ। और सर ने अभी बताया था कि जब तक कोई अमाउंट ड्यू नहीं होता तब तक पे नहीं होता। तो बताओ, सोचने वाली बात है। अभी तो हमने केवल इंटरेस्ट ड्यू किया है और पेमेंट हमने कर दी प्रिंसिपल अमाउंट के साथ, तो वो प्रिंसिपल अमाउंट क्यों नहीं हमने ड्यू किया? बहुत बढ़िया, उम्दा जवाब। कौन कहता है कि हमने इंस्टॉलमेंट का 10,000 रुपया ड्यू नहीं किया? जब हमने 50,000 रुपए से ये एंट्री की थी ना सबसे पहली, तभी हमारी लायबिलिटी अराइज हो गई थी, यानी कि हमने अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट का हमने तभी ड्यू कर दिया था। अब तो इंटरेस्ट ड्यू कर रहे हैं। सर उसी टाइम सारा का सारा इंटरेस्ट क्यों नहीं ड्यू कर दिया? कर ही नहीं सकता, क्योंकि इस 50,000 के अंदर डाउन पेमेंट भी इंक्लूड होता, डाउन पेमेंट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगता। सीक्वेंस है, सिस्टम है, ऐसे ही थोड़ी ना हवा में एंट्री बन जाती। बोलो जी, मेरी बात समझ में आई? बहुत बढ़िया जवाब। मेरे से एक लास्ट क्लास में एक बच्चे ने पूछा, कहते सर आपने प्रिंसिपल अमाउंट तो ड्यू नहीं किया। मैंने कहा अच्छा जरा देखो अपनी कॉपी में, और वही जवाब मुझे इस बच्चे ने भी दिया जो मैंने उसको दिया था। बहुत अच्छा लगा। अच्छा जी, फिफ्थ एंट्री, इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस था और एक्सपेंस कहां जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। तो हमारी एंट्री क्या हो जानी चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। हाँ, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू इंटरेस्ट और हायर परचेज। चार्ज कर दिया हमने, कितने का था? 4,000 रुपए का। क्यों जी, ये जनरल एंट्री समझ में आई? अगर समझ में आई तो अच्छे बच्चों की तरह, जैसे अभी हमने जो क्वेश्चन ऊपर किया था, जो हमने डाटा उठाया था, उसी के ऊपर ये सारे के सारे अमाउंट के साथ में जनरल एंट्री कर दो। हाँ करो। यहां मैं लिख देता हूं, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज टू, हाँ सारी इंस्टॉलमेंट तक। नरेशन लिख दोगे तो अच्छा है, नहीं लिखोगे तो कोई बात नहीं अभी के लिए, लेकिन बाद में जरूर लिखना। बीइंग इंटरेस्ट चार्ज टू पी एंड एल अकाउंट। देखा कितना भार पड़ता है हमारे पे जब टीचर कोई काम दे देता है ना? पड़ता है ना? हाँ जी, कर लिया? करो जल्दी करो फटाफट से। ठीक है जी, आप लोगों ने लिख ली होगी एंट्री, लिख ली? ठीक है जी। अच्छा, अब देखो एक सिस्टम 2 भी है, मतलब क्वेश्चन पार्ट 1 था वो, अब ये सिस्टम 2 क्या बोलता है? इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन। है सर, इसका क्या मतलब हुआ? मैं बताता हूं। मान लो हमारा एग्जांपल लेते हैं, मान लो हमारा कैश प्राइस जो है वही डाटा ले लेते हैं ताकि हमें कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। ठीक है, कैश प्राइस हमारा 50,000 था, डाउन पेमेंट सर 10,000 थी,
और रिमेनिंग अमाउंट फॉर इक्वल इंस्टॉलमेंट्स विद इंटरेस्ट। ठीक है। और क्वेश्चन में दिया हुआ होगा सर हमारा हायर परचेज प्राइस 60,000, अब इंटरेस्ट का रेट गायब है। ये तो हमने पिछले वाले क्वेश्चन से निकाल रखा है, दिमाग में है हमारे, लेकिन मान लो वो हमारे दिमाग में ना हो तो हम कैसे निकालेंगे, कैसे जस्टिफाई करेंगे कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के ऊपर 4,000 रुपए इंटरेस्ट था। देखो एक बात तो तय है कि हमें मालूम है कि हायर परचेज प्राइस और कैश प्राइस के बीच का जो डिफरेंस है वो इंटरेस्ट है, जो कि हमारे क्वेश्चन के अंदर 10,000 है। 50,000 और 60,000 का डिफरेंस 10,000 मानते हो। अब ये तो पता है 10,000 है, लेकिन ये कैसे पता चले कि ये 10,000 रुपए किस इंस्टॉलमेंट पे कितना है, बोलो कैसे बांटेंगे हम इसको। अच्छा पहले एक बात बताओ, ये तो तय है ना कि इंटरेस्ट सिर्फ इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर होता है, डाउन पेमेंट पे तो नहीं होता ना। ठीक है, तो अब ना हम क्या करते हैं, हम इस तरीके से काम करेंगे, ध्यान से सुनना। हमारा कैश प्राइस 50,000 था, हमने इसमें से माइनस किया डाउन पेमेंट 10,000, आउटस्टैंडिंग अमाउंट 40,000 रह गया। हम इंटरेस्ट ड्यू करते थे, लेकिन हमें रेट नहीं पता, तो अब की बार हम नहीं कर पा रहे, हमारे हाथ कटे हुए हैं ना, हम कैसे करेंगे, हमारे पास तो रेट ही नहीं है। तो हमने क्या किया, 40,000, फिर हमने इसके अंदर से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दी होगी जो कि 10,000 थी, तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट आ गया 30,000, है ना। फिर हमने इसमें से माइनस किया सेकेंड इंस्टॉलमेंट 10,000 की, क्योंकि इंटरेस्ट हमारे पास है ही नहीं, तो प्रिंसिपल अमाउंट तो दे दें कम से कम, तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट आ गया 20,000। फिर हमने इसमें से माइनस किया थर्ड इंस्टॉलमेंट, तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट आ गया 10,000। और फिर हमने इसमें से माइनस कर दिया फोर्थ इंस्टॉलमेंट 10,000, तो अमाउंट आ गया निल। लेकिन सर ये बात हमें कुछ अच्छी नहीं लग रही, मुझे भी नहीं लग रही, लेकिन क्या करूं, मेरे पास इंटरेस्ट का रेट है नहीं, तो मैं लगा नहीं सकता। अब देखो मेरे पास में ना आउटस्टैंडिंग अमाउंट निकल करके आ गए, कितने थे, 40,000, 30,000, 20,000 और 10,000, और इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे ही लगता है, मानते हो, मानते हो कि नहीं मानते हो प्रवीण जी। तो हमारे पास है ना एक रेशो आ गई 4:3:2:1, आया मजा। और इस 1,00,000 रुपए के इंटरेस्ट को हम बांट देते हैं, 10,000 था, अरे मैं 1,00,000 क्यों कर देता हूं, बार बार भावुक हो जाता हूं। 10,000 रुपए का इंटरेस्ट था, अब 10,000 का, अब कह रही है बच्ची, कहती है अब तो हो जाएगा। 10,000 इंटू 4/10, 10,000 इंटू 3/10, 10,000 इंटू 2/10 और 10,000 इंटू
1/10। देखो जी 40,000, 4,000, हाय हाय, देखा गलती करने की भी इंतहा होती है। 4,000, 3,000, 2,000 और 1,000, टोटल मिलाकर के 10,000। बट गया ये सारे इंस्टॉलमेंट के ऊपर। तो अगर रेट गिवन ना हो तो इस तरीके से रेशो बना करके भी हम काम कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके। अब चलो इसको नोट कर लो, पहले ये क्वेश्चन नोट करो और फिर आंसर नोट करो। आओ जी नेक्स्ट देखते हैं और क्या हो सकता है। व्हेन कैश प्राइस इज नॉट गिवन। है सर ये क्या बात कह रहे हो आप? हमने अभी जर्नल एंट्री लिखी थी, शुरुआत कहां से की थी? कैश प्राइस से ही तो की थी। और अगर जर्नल एंट्री नहीं बना पाएंगे कैश प्राइस के साथ तो फिर सोचने वाली बात है लेजर पोस्टिंग कैसे करेंगे? कैश प्राइस ही गिवन नहीं होगा क्वेश्चन में। हाँ, तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हम कैश प्राइस कैसे निकालें। व्हेन कैश प्राइस इज नॉट गिवन, जब कैश प्राइस ही गिवन नहीं। आ जाओ जी, अपने दिमाग में सेम डाटा को रखते हुए मैं क्वेश्चन बना देता हूं। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो हायर परचेज प्राइस था ऑफ अ प्लांट एंड मशीनरी ₹6 लाख। 6 लाख रुपए की प्लांट एंड मशीनरी थी और इसका डाउन पेमेंट था 1 लाख रुपए और रिमेनिंग इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। चेक करो एक बारी, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट यानी कि 5 लाख और ये 6 लाख, यानी कि टोटल मिला के हायर परचेज प्राइस 6 लाख है। अब अगर वो हायर परचेज प्राइस है, इफ द अमाउंट ₹6 lakh is higher purchase price, then it is implied that interest is also included in it. इंटरेस्ट इंक्लूड होगा या नहीं होगा पहले ही बता। अगर तुम्हें क्वेश्चन के अंदर हायर परचेज प्राइस दिया हुआ 6 लाख रुपए, तो क्या मानते हो हायर परचेज प्राइस कैसा आता है? आफ्टर इंटरेस्ट या बिफोर इंटरेस्ट? इंटरेस्ट इसके अंदर इंक्लूड है सर, इसका मतलब तो ये है। बिल्कुल सही सोच रहे हो तुम। तो अब क्या करें? हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, मैं डाल रहा हूं रेट ऑफ इंटरेस्ट एट द रेट 10%। तो हम कहते हैं कि कैसे पता लगे हमारे को कि हमारा कैश प्राइस कितना है। अब देखो, सोचो और समझो बेटा, लिखो मत अभी, देखो केवल समझो। मैं ये कहता हूं कि अगर मैं हायर परचेज प्राइस में से माइनस कर दूं इंटरेस्ट ऑन ऑल इंस्टॉलमेंट, ठीक है जी, तो वो क्या आ जाएगा जी? कैश प्राइस आ जाएगा सर। मानते हो? तो मुझे करना क्या पड़ेगा? हर इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट को लेस करना पड़ेगा और फिर उसके अंदर डाउन पेमेंट ऐड कर देनी पड़ेगी और मेरा कैश प्राइस मेरे सामने आ जाएगा। मानते हो या नहीं मानते हो? तो हम इसको सिस्टम से करेंगे। सीरियल नंबर, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट,
अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन इंस्टॉलमेंट और अमाउंट विदाउट इंटरेस्ट ऑन इंस्टॉलमेंट। ठीक है जी। अब शुरुआत करेंगे, क्योंकि ऊपर से तो चल नहीं सकते, लेकिन नीचे से चल सकते हैं। हमारे को पता है लास्ट इंस्टॉलमेंट कितनी की थी, 1,00,000 रुपए। तो यहीं से पकड़ना पड़ेगा इसको। इंस्टॉलमेंट 1,00,000 थी ना, फर्स्ट डाउन पेमेंट 1,00,000 थी, और फिर 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट भी थी इक्वल। ले अब ठीक है, 6,00,000 को अगर हम इस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं तो एक इंस्टॉलमेंट कितने की बनेगी, 1,00,000 की तो बनेगी ना बेटा। मेरी बात नहीं समझ में आई? अच्छा सुनो, तो हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हम ना, हमारे पास ना कैश प्राइस तो है नहीं, तो हम ऊपर से शुरू नहीं कर सकते, तो नीचे से ही चलना पड़ेगा। लास्ट इंस्टॉलमेंट पकड़नी पड़ेगी, सीरियल नंबर 5। लास्ट इंस्टॉलमेंट पकड़ लिया, उसका अमाउंट कितना था, 1,00,000। अब 1,00,000 के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड है, मानते हो? हाँ सर बिल्कुल मानते हैं। एक सेकंड, बिल्कुल मानते हैं सर, इंटरेस्ट इंक्लूड है। अच्छा, अब सोच करके देखो अगर इंटरेस्ट इंक्लूड है 10%, तो ये अपने 100% पे होगा, 110% पे होगा। क्यों, ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं सर? हम ये भी तो मान सकते हैं ना कि इंस्टॉलमेंट को 90% मान ले, नहीं मान सकते। जब हम कहते हैं ना ऑन इंटरेस्ट ऑन इंस्टॉलमेंट, या फिर प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, या फिर प्रॉफिट ऑन सेल, तो जिसका नाम लिखा हुआ होता है ना उसको 100% मानते हैं। याद है, किया था कंसाइनमेंट फाउंडेशन में। हाँ, तो सर जिसका नाम लिखा होता है ना, चाहे कॉस्ट का लिखा हो, चाहे ग्रॉस प्रॉफिट, चाहे प्रॉफिट का लिखा हो, चाहे कॉस्ट का लिखा हो, चाहे सेल प्राइस का लिखा हो, चाहे इंस्टॉलमेंट का नाम लिखा हो, तो इंस्टॉलमेंट को कितना मानेंगे, 100, और इंटरेस्ट उसके ऊपर है, उससे ज्यादा है। तो ये 1,00,000 रुपए है, हमें 1,00,000 रुपए कहना है, ये अपने आप में 110% है। ये अपने आप में 110% है, क्योंकि इसके अंदर इसका इंटरेस्ट इंक्लूड है। तो बताओ 10% कितना होगा, बताओ। 90,900 हो ही नहीं सकता। 90,000, 1,00,000 तो वो टोटल ही है बेचारा। 9090 भाई साहब, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये 9090.9090 आ रहा है, तो इसको 9091 करवा दो बेटा। कैलकुलेशन आप लोग ही करोगे। देखो मैं बताता हूं, एग्जाम के अंदर ऐसे कभी हो जाता है, जैसे अभी इस बच्चे के साथ हुआ ना, 909090 आ रहा था, तो इसको लगा 90,000 ही होगा। सोच करके देखो, क्या ऐसा पॉसिबल है कि 1,00,000 का टोटल अमाउंट हो और 90,000 रुपए सिर्फ इंटरेस्ट? होए लुटिया डूब जाएगी। तो शक किया करो अपनी कैलकुलेशन के ऊपर, ठीक है ना? हाँ सर, आगे से ध्यान रखेंगे। आओ, अब 1,00,000 में से 9091 को मैं माइनस कर देता हूं, तो कितना अमाउंट आ जाएगा? 90,909। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आता? चलें आगे। हाँ जी सर। अब हम आते हैं 4th इंस्टॉलमेंट, और जरा शांति रखना। एक बात बताओ, अब इसके ऊपर ध्यान मत देना, ये जो मैं बना रहा हूं इसके ऊपर ध्यान देना। पहले अमाउंट इतना था, तो इंटरेस्ट इतना था, ज्यादा ही हो गया कुछ, ठीक है। फिर कुछ इंस्टॉलमेंट पे कर दी, तो अमाउंट इतना हो गया, तो इंटरेस्ट भी इतना हो गया।
फिर इंस्टॉलमेंट पे कर दी, इतना आउटस्टैंडिंग अमाउंट हो गया तो इंटरेस्ट भी कम हो गया। अब क्या मानते हो, अगर आप उल्टा चल रहे हो, अगर आप उल्टा चल रहे हो, जब आप चौथी इंस्टॉलमेंट पे पहुंचे होगे, जब आप चौथी इंस्टॉलमेंट पे, अगर मान लो हम ऊपर से चल रहे होते कैश प्राइस की तरफ से, चौथी इंस्टॉलमेंट पे पहुंचते, तो क्या उसके अंदर पांचवी इंस्टॉलमेंट का प्रिंसिपल अमाउंट इंक्लूड नहीं होता इंटरेस्ट निकालने के लिए? देखो मैं दिखाता हूं, अभी दिखाता हूं, मैं समझाता हूं। मैं किसी भी चीज को ऐसा नहीं बोलूंगा कि ये मैंने कह दिया तो तुम मान लो, नहीं, मैं जस्टिफाई करके दिखाऊं। मैं ये कहता हूं, जब हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के ऊपर होते हैं तो हमारा आउटस्टैंडिंग अमाउंट 40,000 होता है। तो क्या इस 40,000 के अंदर सिर्फ 10,000 रुपए ही हैं जो कि मैं अभी प्रिंसिपली पे कर रहा हूं, या फिर 30,000 आने वाली इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस भी इंक्लूड है? इंक्लूड है कि नहीं है? जब मैं फर्स्ट पे होता हूं तो बाकी 3 इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस भी उस प्रिंसिपल, उस अमाउंट के अंदर इंक्लूड होता है जिसपे इंटरेस्ट लग रहा होता है। मानते हो इस चीज को? दिखाई दे रहा है कि सर 40,000 रुपए आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, 40,000 के अंदर 30,000 भी इंक्लूड है, 20 भी इंक्लूड है और 10 भी इंक्लूड है जो आने वाला है, क्योंकि मैं सबसे ऊपर खड़ा हूं अभी। ठीक है जी। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चों को मेरी बात समझ में आई? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब मैं, मेरे पास फिफ्थ इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस है, दिखाई दे रहा है मेरे को, तो इंटरेस्ट निकालने के लिए इसको इसमें इंक्लूड नहीं कर दूं क्या? बिल्कुल कर दूंगा सर, क्योंकि देखो मैं फोर्थ पे हूं, जब फोर्थ पे हूंगा तो फिफ्थ का प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि कैश प्राइस इसके अंदर इंक्लूड होगा, क्योंकि इंटरेस्ट उसी के ऊपर लगा होगा ना, आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे। तो मैंने यहां पे ऐड कर दिया क्या, 90,909 और ये अमाउंट बन गया 1,09,000। हाँ नहीं नहीं, एक सेकेंड, ये 1,90,909, 1,90,909 रुपए इसके ऊपर इंटरेस्ट होगा, क्योंकि मैं फोर्थ पे खड़ा हूं तो फिफ्थ का कैश प्राइस के ऊपर भी तो इंटरेस्ट लगेगा, वो भी तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट का पार्ट है अभी फोर्थ पॉइंट पे। तो हमने ना इंटरेस्ट निकाल लिया 109,909 का 10/110। 10/110 क्यों कर रहे हैं, समझ में आ गया ना? कितना हो गया? 17,355। पक्का? अच्छा, ये इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड होगा, गलती से भी है ना 1,90,909 में से 17,355 मत माइनस कर देना, क्योंकि हमें तो इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट माइनस करना है। इंस्टॉलमेंट कितने की थी सर? 1,00,000 की थी। जब हम चीजों को याद करने लग जाते हैं ना तो फिर हम ऐसे ही गाड़ी चला देते हैं और फिर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो 1,00,000 की इंस्टॉलमेंट थी सर, 1,90,909 की नहीं थी। उसको 1,09,909 1,90,909 तक पहुंचाने का कारण ये था कि हमें नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के प्रिंसिपल अमाउंट पे भी इंटरेस्ट चार्ज करना था। हाँ, कितना आ गया? 82,645 रुपए मात्र। ठीक है, देखो लॉजिकल है यार, ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया 10/110 करेंगे तो तुमने मान लिया। मैंने प्रूव किया कि उसके अंदर इंक्लूडेड था और वो कॉस्ट के ऊपर चला जाता है, यानी कि कॉस्ट सेल या इंस्टॉलमेंट को हम 100% ही मानते हैं। और यहां पे इसको क्यों किया ऐड, ये भी मैंने जस्टिफाई किया। अब जब हम थर्ड इंस्टॉलमेंट पे पहुंचेंगे, थर्ड इंस्टॉलमेंट अपने आप में 1,00,000 रुपए की थी, लेकिन उसके अंदर इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए अगली दो आने वाली इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस भी तो इंक्लूड होगा ना। तो अब मैं यहां पे ऐड कर दूंगा 82,645 प्लस 90,909, कितना अमाउंट आ गई? और अमाउंट सही बताना, 2,73,584
84 के ऊपर 54। अच्छा देखो मैं ना कैलकुलेशन नहीं करता, मैं केवल कॉन्सेप्ट सिखाने में ध्यान लगाता हूं। कैलकुलेशन तुम सही करके देना हमेशा मेरे। 2,73,554 का 10/110 कितना होगा, जल्दी बता दो। 24,869। और फिर हमने 1 लाख में से माइनस कर दिया 24,869, और ये अमाउंट हमारे पास कितना आ गया 75,132। देखो सही सही बताओ। 75,131। ठीक है जी, कोई बात नहीं, हो जाता है। अब ऐसे ही मैं सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे जाऊंगा, तब मैं 1 लाख रुपए इसका अमाउंट लिखूंगा प्लस 75,131 लास्ट इंस्टॉलमेंट्स का कैश प्राइस भी लिख दूंगा, प्लस 82,645 प्लस उससे पहले की कितनी थी 90,909 है ना। तो ये टोटल अमाउंट कितना आ गया 3,48,685। तो इसके ऊपर इंटरेस्ट लगा दूंगा 10/110, जो कि कितना आ जाता है 31,699। और ये अमाउंट कितना आ जाएगा 301। ठीक है जी। और अब फर्स्ट के पास में जाऊंगा, 1 लाख के अंदर ऐड कर दूंगा सब कुछ, प्रीवियस वाला कैश जितना भी था, कैश प्राइस यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट प्लस 75,131 प्लस 82,645 प्लस 90,909। तो ये कितना बन जाता है 4,16,986 रुपए। 4,16,986 रुपए का 10/110 कर दूंगा तो 37,908। ठीक है जी। और हम क्या कर देंगे फिर इसको 1 लाख में से माइनस कर देंगे, तो ये अमाउंट कितना आ जाएगा ठीक है जी 62,092। अब याद रखना इसके अंदर ऐड करना है हमें डाउन पेमेंट, और उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं होता। तभी तो हमारा कैश प्राइस आएगा ना। वो कितना था 1 लाख था। अब सभी को ऐड कर दो, सभी अमाउंट्स को ऐड कर दो। ये सभी अमाउंट्स को ऐड कर दो, ये हमारा कैश प्राइस आ जाएगा। जितने भी ब्लू पेन से लिखे हुए हैं ना, this plus this plus this plus this plus this plus this, that is our cash price. सर 4,79,000 4,79,078 ये हमारा कैश प्राइस है। और अब हम एंट्रीज बना सकते हैं। याद रखना जब पहला इंटरेस्ट ड्यू करोगे ना जनरल एंट्री में, तो वो अमाउंट ये होगा 62 नहीं, वो तो कैश प्राइस था, ये था। गलती से यहां से मत शुरू कर देना,
वो तो लास्ट था ना। उस देख सकते हैं जो बड़ा होगा। हाँ, ये कह रहे हैं प्रवीण जी, ऐसा भी तो देख सकते हैं, ये कैश प्राइस देखो घटते 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 जा रहा है, क्योंकि हम पेमेंट करते 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 जा रहे हैं। ठीक है ना, ये भी क्रॉस वेरीफाई करने का तरीका है। तो इस तरीके से हमें बनाना है। बना लो इसको फटाफट से, जल्दी से सारे बच्चे। क्वेश्चन तो मेरे ख्याल तुम लोगों ने लिख ही लिया होगा। ऑनलाइन वाले बच्चे अपने कन्वीनियंट के हिसाब से इसको थोड़ा सा जूम कर सकते हैं। तुम्हारे लिए मैं इसको जूम कर देता हूं। क्वेश्चन तो लिख लिया था ना? क्वेश्चन नहीं लिखा था? अच्छा ठीक है, कोई बात। हाँ सर, खुद ही तो मना कर देते हो कि पहले समझो बाद में बनाने नहीं दोगे। नहीं नहीं, ऐसे नहीं करूंगा मैं। देखो जी, अब है ना, हम बनाते हैं जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। हायर परचेजर अकाउंट। अब एक बात बताओ, हायर वेंडर की बुक में जो हायर परचेजर है वो उसका क्या लगता है, बोलो? डेटर लगता है ना, पैसे लेने हमने उससे, कस्टमर है ना वो उसका, और क्रेडिट पे सामान दिया है, उसके लिए तो वो गुड्स ही है। अरे इसके लिए ये प्लांट एंड मशीनरी होगी, उसके लिए तो वो गुड्स ही है। अच्छा, अब सुनो जरा ध्यान से सुनना। तो फर्स्ट एंट्री हम क्या कर सकते हैं? फर्स्ट एंट्री कर सकते हैं सेल ऑन हायर परचेज सिस्टम। क्या बेटा? सेल क्रेडिट होगी, हाँ। अच्छा सुनो सुनो सुनो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वहां पे उसने प्लांट एंड मशीनरी दी थी, ठीक है जी। अच्छा, यहां पे क्या इसका एक डेटर अराइज हो जाएगा, तो हम क्या एंट्री बनाएंगे? हायर परचेजर, उसका नाम दिया होगा तो नाम लिखेंगे, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू, बताओ। प्लांट एंड मशीनरी कम हो गई इसके पास से। सेल ऑन हायर परचेज, जो इसने बेचा वो तो कम हो रहा है, सेट्स तो कम हो रही है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही। अब 2 मिनट चुप रहो, अब 2 मिनट चुप रहो, मेरे को इसका जवाब देने दो। ये बच्चा कह रहा है, कहता है सर हालांकि लिखना मत, ये गलत है एंट्री, लेकिन मैं इसको बताऊंगा अगर ये गलती पे है तो क्यों है। ठीक है बेटा, तूने क्या बोला? जो उसके पास पहुंचा होगा वो इसके पास में कम होगा, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? हायर मशीनरी ऑन हायर, जो उसके पास डेबिट हुआ था वो इसके पास क्रेडिट होगा। लेकिन बेटा नहीं, वो परचेजर के लिए प्लांट एंड मशीनरी होगी, लेकिन इसके लिए तो ये गुड्स हैं। समझ में आई बात? तेरे लिए बीएमडब्ल्यू कार है, एसेट है। बीएमडब्ल्यू अपने शोरूम में तेरे जैसे 10 कस्टमर को रोज कारें बेचती है, वो उसमें ट्रेडिंग कर रही है, वो ट्रेडिंग कर रही है, उसका बिजनेस पर्पस है वो, तो वो उसकी प्लांट एंड मशीनरी तो नहीं है। तो इसका मतलब ये प्लांट एंड मशीनरी तो क्रेडिट नहीं होना चाहिए ना, तो सेल्स करेंगे हम। हाँ बिल्कुल सही। तो इसका नाम क्या लिखेंगे हम? टू हायर परचेज, नाम ही है इसका हायर परचेज, तो क्या लिखें? टू हायर परचेज सेल्स अकाउंट। बात समझे कि डेबिट हुआ क्या? डेटर, और यहां पे क्रेडिट हुआ क्या? सेल्स। सेल्स हमारी इनकम होती है इसलिए क्रेडिट हो गई। और यहां नरेशन क्या लिख देंगे? बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन हायर सिस्टम। ठीक है जी, ये नंबर 1 एंट्री हुई हमारी। देखो मैं तो कह रहा हूं, एक बात बताऊं, गलतियां जो है ना सही करने की पहली शुरुआत है। तो मैं तो कह रहा हूं भर भर के गलतियां करो। सर्फ एक्सेल कहता है दाग अच्छे हैं, दाग लगेंगे नहीं तो प्रमोट कैसे करोगे खुद को? तो गलतियां होंगी नहीं तो वहां सही कैसे होंगी? और ऐसे सोचने वाले बच्चे
कि एक ही दिन जलवा दिखाऊंगा, एग्जाम में ही पढ़ूंगा, वो गलत है। होमवर्क करोगे गलतियां होंगी, सोचोगे गलतियां होंगी, ठीक है ना। अच्छा आ जाओ, अगली एंट्री लिखते हैं जी। अब पैसे मिले होंगे डाउन पेमेंट के इसको, अब इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंस्टेंटली डाउन पेमेंट मिली होगी, ये क्या लिख दूं मैं यहां पे, एट कैश प्राइस। पैसे मिले होंगे तो बैंक डेबिट हो जाएगा और डेटर कम हो जाएगा, तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट। ठीक है जी। एंट्री फॉर डाउन पेमेंट, बीइंग डाउन पेमेंट रिसीव्ड, ठीक है जी। अच्छा अब अगला देखते हैं। अच्छा मैंने यहाँ पे लिखा नहीं किस चीज की, डाउन पेमेंट, वैसे तो लिखा हुआ है नरेशन में, लेकिन फिर भी लिख देता हूं, एंट्री फॉर डाउन पेमेंट। ठीक है सर। अब फिर ईयर एंड पे इंटरेस्ट ड्यू हुआ होगा आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे। अब इंटरेस्ट इसके लिए इनकम है ना, उसके लिए एक्सपेंस था, इसके लिए इनकम है, इनकम क्या हो जाती है, क्रेडिटर। और पैसा मिल नहीं रहा अभी, डेटर इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो हम क्या कहते हैं, हाँ देखो, देख किसी भी चीज के अंदर अगर हमारे को सिस्टम की नॉलेज हो जाए और डेबिट क्रेडिट के रूल्स मालूम हो तो एंट्री तो यूं बनती है। और अगर एंट्री यूं बने तो लेजर पोस्टिंग अपने आप हो जाती है, और लेजर पोस्टिंग सही से कर दो तो बैलेंस शीट क्यों टैली नहीं होगी। समझ में आई बात। ठीक है, इसीलिए तो कुछ बच्चों के अकाउंट्स में पूरे नंबर आते हैं और मैथ्स में भी पूरे आते हैं। अच्छा आ जाओ लिखते, एंट्री फॉर इंटरेस्ट ड्यू ऑन इंस्टॉलमेंट। हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज सेल्स अकाउंट। ठीक है ना, इंटरेस्ट है ये, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं है, इंटरेस्ट है। हाँ नाम कुछ ज्यादा बड़ा है तो क्या करें फिर, ये साउथ इंडियन है इसके नाम बहुत बड़े क्या करें यार, लिखना तो पड़ेगा ना। नहीं कॉलम नहीं बने होते, आईसीआई का पेपर जो होता है ना, जो आंसर शीट होती है काफी लंबी होती है, लेंथी होती है, जैसे हमारे को स्कूल में मिलती थी। हाँ वो ऑलमोस्ट इतनी होती है लैंडस्केप में, जितना कि अपना वो क्या नाम है, एक बड़ा सा आंसर शीट मैं ला करके दिखा दूंगा तुम्हारे को, स्टेशनरी शॉप पे मिल जाती है। नहीं 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 नहीं, चलो कुछ भी है यार, दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है ना यार, लेकिन हम गलतियां नहीं कर सकते। नाम तो पूरा ही लिखेंगे उसका, ठीक है। एक गाना भी बना था, नाम जलेबी भाई अच्छा देखो क्या लिखे यहाँ पे, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू ऑन इंस्टॉलमेंट। हाँ इंस्टॉलमेंट तो उसी की है ना। अच्छा जी, अब इसको इंटरेस्ट ड्यू हो गया, अब इंस्टॉलमेंट रिसीव होगी, और इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव की एंट्री कैसी होगी, जैसे डाउन पेमेंट रिसीव की थी, तो मैं कोई अलग एंट्री थोड़ी ना बनाने वाला हूं, एंट्री फॉर इंस्टॉलमेंट। ठीक है,
तो वहां पे क्या लिख दूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट being installment received. ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट करते हैं। अब ये इंटरेस्ट के अमाउंट को इनकम हुई है तो चार्ज कहां कर देगा, पी एंड एल अकाउंट में। पी एंड एल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, जो हमारा नॉर्मल पी एंड एल अकाउंट होता था। ठीक है जी, तो हम क्या बोले जी, एंट्री फॉर इंटरेस्ट चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज सेल्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिंपल। इंटरेस्ट क्या हो जाता है जी, क्रेडिट हो जाता है, चार्ज हो जाएगा जाकर के। बीइंग इंटरेस्ट चार्ज टू पी एंड एल अकाउंट। ठीक है जी, सबने साथ के साथ नोट किया? ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें। अब सुनो आगे की बात। ये जर्नल एंट्रीज करने के बाद में वापस से आते हैं अपने उसी पेज पे। ये देखो यहां पे ये जर्नल एंट्रीज लिखी हुई थी हायर वेंडर की बुक्स ऑफ अकाउंट में, है ना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। ऐसा था, वैसे तो हम कहते हैं कि ओनरशिप सबसे लास्ट में मिलती है इसको, हायर परचेजर को ओनरशिप का राइट सबसे लास्ट में। लेकिन अगर सोच करके देखो, हायर सेलर को यानी कि वेंडर को अगर पता लगाना हो कि एक टाइम पीरियड के बाद में उसकी प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू क्या है, उन गुड्स की वैल्यू क्या है, क्यों लगाना चाहेगा सर वो पता? हो सकता है ना सामने वाला डिफॉल्ट कर दे, परचेजर डिफॉल्ट कर दे, तो हमेशा इस पर्सन को अपने पास में कौन, किसको, हायर वेंडर को मैंने चाहे यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट हायर परचेजर की खोल रखी हैं, लेकिन बावजूद इसके मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, हायर वेंडर की बात कर रहा हूं। हायर वेंडर को हमेशा इस बात में इंटरेस्ट होता है कि हर साल के बाद में या एक टाइम पीरियड के बाद में मेरी गुड्स की वैल्यू क्या रह गई, सो दैट उसको ये पता रहे कि अगर इसने मेरे पैसे नहीं दिए और मैं इन गुड्स को लेकर के आ रहा हूं वापस, तो उसकी वैल्यू क्या है। मानते हो? अब स्टॉक को तो डेप्रिशिएट नहीं किया जा सकता, उसके लिए तो ये चीजें स्टॉक थी ना, हायर वेंडर के लिए तो ये चीजें स्टॉक थी। क्या हम स्टॉक के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं? नहीं। और डेप्रिसिएशन लगाए बिना हमारे को एक्चुअल कॉस्ट पता लग, एक्चुअल वैल्यू पता लग सकती है। तो डेप्रिसिएशन लगाने का अधिकार हमें किसको देना पड़ेगा? हायर परचेजर को ही देना पड़ेगा, ऑल्दो उसके पास में ओनरशिप के राइट नहीं है। और डेप्रिसिएशन लगाने के लिए ओनरशिप के राइट होने जरूरी है, लेकिन बावजूद उसके, और इनकम टैक्स में भी लिखा हुआ है ऐसा कि अगर आप कोई प्लांट एंड मशीनरी हायर सिस्टम के अंदर लेके आ रहे हो ना, तो हम ये मान के काम करते हैं कि आप फ्यूचर में इसके ओनर बन जाएंगे। आपके पीछे कोई मैल इंटेंशन नहीं है, कोई बैड इंटेंशन नहीं है आपकी,
तो बन जाएंगे, तो आप इसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करके इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं। और इस चीज को हायर वेंडर भी मान लेता है। क्यों मान लेता है? कहता है आप चाहे ओनर नहीं हो इसके, लेकिन आप अपनी प्लांटेड आप इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर लो, क्योंकि मैं तो डेप्रिसिएशन चार्ज कर नहीं सकता, क्योंकि मेरे लिए तो ये स्टॉक है, स्टॉक के ऊपर थोड़ी ना डेप्रिसिएशन लगता है। तो हम क्या कहते हैं जी, आप ही डेप्रिसिएशन लगा लो, आपके हिसाब से हमारे को हर साल की वैल्यू पता लगती रहेगी। ऐसा हायर वेंडर हायर परचेजर को बोल रहा है। ठीक है जी, यहां तक की बात समझ में आई? क्यों बोल रहा है? क्योंकि अगर गुड्स रिपोजेस करे तो उसको पता लग जाए कि कितने की ये वैल्यू है। अच्छा, जरूरी है कि हायर परचेजर जो डेप्रिसिएशन चार्ज करे प्लांट एंड मशीनरी पे वो सही ही हो? कोई जरूरी नहीं है। ये तो चाहेगा ना कि इसकी प्लांट एंड मशीनरी तब तक नहीं दिखती रहे जब तक ये किसकी आंखों में है? हायर वेंडर की आंखों में। तो एक बात और सुन लो बेटा, आगे आकर के क्वेश्चन में दिखाई देगा तुम्हारे को। जब डिफॉल्ट होता है रिपोजिशन पे और गुड्स को रिपोजेस किया जाता है हायर वेंडर के द्वारा, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हायर वेंडर अपने रेट से डेप्रिसिएशन निकाल करके लगा करके उसकी वैल्यू को और कम कर देता है, सो दैट वो दिखा सके कि आपने इसका ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइजेशन किया था। सोच करके देखो, मैंने भूमिका को एक प्लांट एंड मशीनरी दी, गाड़ी दी, और इसकी इंस्टॉलमेंट चल रही है, और मैं कहता हूं कि आप इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेना ताकि मुझे एक्चुअल वैल्यू पता लगती रहे। तो भूमिका कहती है कम से कम डेप्रिसिएशन लगाऊंगी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, ताकि कम से कम वैल्यू नई की नई दिखे। तो जिस दिन मैं डिफॉल्ट भी करूं ना, उस दिन मैं ये कह सकूं कि देखो देखो, मैंने आपका इतना बड़ा डिफॉल्ट नहीं किया जितना आप सोचते हो, मैंने तो थोड़ा सा ही डिफॉल्ट किया है, इसकी एक्चुअल वैल्यू तो इतनी है, और ये आप अब इसको रीसेल भी कर सकते हो। तो इसका इंटरेस्ट किस चीज में है कि वैल्यू हायर दिखाई दे। मेरा एज अ हायर वेंडर किस चीज में इंटरेस्ट है कि वैल्यू कम से कम दिखाई दे। क्यों? क्योंकि कम से कम वैल्यू आंकूंगा ना जिस चीज को गुड्स रिपोजेस करके लाया हूं, तो जब वो बिकेगी ना तो उतने ही प्रॉफिट्स ज्यादा होंगे। मानते हो? समझते हो? ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट एक बारी तब जब मैं गुड्स रिपोजेस सिखाऊंगा ना, तब अच्छे से फिर से समझाऊंगा। ऐसे ही गुड्स रिपोजेस्ड अभी नहीं सीखा हमने, लेकिन मैंने थोड़ी सी थ्योरी तुम लोगों के साथ में शेयर की है। अभी के लिए आप ये समझ लो कि हायर वेंडर हायर परचेजर जो है वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में इसका डेप्रिसिएशन लगा सकता है। बात समझ में आई? ठीक है जी, डेप्रिसिएशन लगा सकता है। ओके, तो सर डेप्रिसिएशन लगाएगा तो एंट्री क्या होती है डेप्रिसिएशन की? जल्दी से बता दो, मुझे तो आती नहीं। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट ना, तो डेप्रिसिएशन को तो डेप्रिसिएशन ही कहेंगे हम, लेकिन यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी को प्लांट एंड मशीनरी नहीं, प्लांट एंड मशीनरी ऑन हायर कहते हैं। तो क्या मैं ये एंट्री बना दूं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी ऑन हायर अकाउंट? हाँ, फिर डेप्रिसिएशन P&L में भी चला जाएगा। बीइंग डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन प्लांट एंड मशीनरी ऑन हायर। ठीक है ना? छठी एंट्री ये लिख दी। अब देखो ये कहां चला जाएगा, ये डेप्रिसिएशन भी P&L अकाउंट में चला जाएगा सर। तो मेरी 7th एंट्री क्या बन जाएगी? P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है जी, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी हायर, प्लांट एंड मशीनरी ऑन हायर, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड टू
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो मैंने कहानी सुनाई थी ना, आने वाली क्लासेस में फिर से सुनाऊंगा, सारा कॉन्सेप्ट दोबारा सिखाऊंगा, टेंशन मत लेना। अभी के लिए सिर्फ इतना ही कि हाँ ये डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकता है, ये बात तो हजम हो गई। सर एक क्वेश्चन था। हाँ सर। परचेजर डेप्रिसिएशन लगा है तो ये टैक्सेशन के सब्जेक्ट है वैसे क्वेश्चन। हाँ। तो क्या कहते हैं उसे एक एडवांस टैक्स की तरह उसके टैक्स में से डिडक्ट हो जाता है। हाँ हाँ। अगर वो बाद में जाके डिफॉल्ट, पहले तो ना डेप्रिसिएशन जो है वो नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, लेकिन इसका टैक्स में बेनिफिट मिल जाता है। अब बच्चा कह रहा है सर आप टैक्स भी पढ़ाते हो तो साथ में ये बताओ कि टैक्स में इसका क्या बेनिफिट मिलेगा। क्या कहते हैं उसे बेनिफिट मिल गया और आगे जाके उसको डिफॉल्ट कर रहा है तो इससे क्या इशू है? सर जैसे हमारे पास में बेनिफिट होते हैं ना, टैक्स बेनिफिट होते हैं। पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं, जब हम इनकम टैक्स पे करते हैं ना तो उसको हम अपने एज अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंडिचर नहीं लिख सकते। तो जब उसका क्या नाम है टैक्स, मतलब आप ये कहना चाहते हो कि इसके अंदर उसने इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया, जीएसटी लगेगा इसके ऊपर, क्योंकि ये इसके लिए प्लांट एंड मशीनरी है ना। तो जीएसटी के रूल्स ये कहते हैं कि जिस प्लांट एंड मशीनरी को आपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया था, करने की इंटेंशन थी, और बाद में वो रिपोजेस हो गई है, तो आपको जो आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट इसका लिया था ना वो आपको रिफंड करना पड़ेगा, यानी कि एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। हाँ, अभी दोनों चीजों को मिला मत, दोनों को सेपरेट रहने थे। जब जीएसटी पढ़ेंगे ना तो सिखाऊंगा तुझे, सब कुछ बताऊंगा। अभी तो हमारा इनकम टैक्स ही चल रहा है, जीएसटी के अंदर सारी चीजें आएंगी। इनपुट टैक्स क्रेडिट एक पूरा का पूरा चैप्टर है, उसके अंदर सारी चीजें है। पेशेंस। ठीक है बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कोई क्वेरी हो आपकी इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है जी, और हम जो है नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे।